नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, आज जो पेपर है हम लोगों के पास वह है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, यानी कि इसको आप UPHESC भी बोलते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन जो है आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो परीक्षा है यह असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो कि 2014 में हुई थी और इसका एग्ज़ाम डेट था 7 दिसंबर 2014 को, और यह सामान्य अध्ययन का पेपर है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की हो, ठीक है, या तो आपका ये जो एडेड कॉलेजेस हैं इनका जो है अर्धशासकीय कॉलेज हैं उनके परीक्षा भी होती है। तो उनमें क्या है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 2 पार्ट पूछा जाता है, जिसमें एक जीएस का पार्ट आता है और एक सब्जेक्ट का कोर सब्जेक्ट आपका जो भी है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, या अन्य कोई भी ये आर्ट के सब्जेक्ट हैं, आपका साइंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसमें जीएस का जो आते हैं प्रश्न वह 30 प्रश्न जीएस के आते हैं वहाँ पर, और सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन जो हायर एजुकेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पर यही आज 30 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, और इसी तरीके से अन्य जो भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की हो, जीआईसी की हो, एलटी ग्रेड की हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो यूपीएचएससी की तरफ से कराई जाती है, उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे डे बाई डे। चलिए आज शुरू करेंगे। तो 2014 के पेपर को लगाया जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। कह रहा है 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। रेफ्रिजरेटर, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, टेलीविज़न। तो दोस्तों यहाँ पर हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और टेलीविज़न ये सभी जो है आपकी 20वीं शताब्दी की खोज थी, लेकिन रेफ्रिजरेटर यह कब की खोज है आप लोग देखिएगा। ऑप्शन में से ए राइट होगा। देखेंगे इसकी व्याख्या। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार 19वीं शताब्दी में माना जाता है। पहली रेफ्रिजरेटिंग मशीन जैकब पर्किंस ने, ठीक है, जैकब पर्किंस ने बनाया था। इन्हें रेफ्रिजरेटर का जनक माना जाता है। से सभी 20वीं शताब्दी की खोज है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूपीएचएससी में पूछ जाते हैं। तो ये एक टाइप से देखेंगे तो स्टैटिक जीके टाइप का है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने होते हैं। अगला देखेंगे, हु वन द पुलित्ज़र अवार्ड 2014। अब देखिए ये मतलब पूछा है कविता वर्ग में 2014 का पुलित्ज़र पुरस्कार। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको पुलित्ज़र पुरस्कार ये करंट का दिया हुआ है, तो करंट अफेयर्स भी आती है, तो ये आप छोड़ दीजिए। लेकिन अब यहाँ से क्या तैयार करते चलना है कि जो पुरस्कार मिलता है, ठीक है, पुरस्कार आप तैयार करते चलें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, लव ऑल, द टर्म ऑफ लव ऑल इज़ यूज्ड इन द गेम ऑफ, ठीक है, क्रिकेट है, बैडमिंटन, फुटबॉल, पोलो। लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है दोस्तों। तो जो भी आप लोग खेलते होंगे तब आपको पता चलता होगा। तो कई लोग इसको जो है लव ऑल को क्या कहते हैं कि वॉलीबॉल में मानते हैं, लेकिन ये वहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर बैडमिंटन हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। लव ऑल किस में प्रयोग किया जाता है, तो बैडमिंटन में। देखिएगा प्रश्नगत विकल्पों में लव ऑल शब्द का प्रयोग बैडमिंटन में होता है। इसके अतिरिक्त ड्यूज, स्मैश, ड्रॉप, लेट, डबल फॉल्ट भी बैडमिंटन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद है चक्कर, बंजर, मलेट पोलो खेल में, रिबर, ऑफ साइड, पेनाल्टी, थ्रो इन, टच डाउन इत्यादि फुटबॉल के खेल में प्रयोग होता है। और मेडन ओवर, रबर स्टंप, एशेज, हैट्रिक, लेग बाय, गुगली इत्यादि शब्द क्रिकेट में। तो क्रिकेट वाला तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और काफ़ी हद तक फुटबॉल वाला भी जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बैडमिंटन और जो पोलो है इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो आप लोग इसको जो है एक बार देखिएगा ज़रूर। अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आया था, विच रिसर्च सेंटर अनाउंस दैट इट वाज डेवलपिंग द लार्जेस्ट मैग्नेट वेट 50,000 टन्स। अब ये भी देखिए आपका करंट का है, ये भी आपका करंट का है, तो इसको भी आप छोड़ दें। करंट के क्वेश्चंस जो है देखिएगा। 28 अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी इज़ सेलिब्रेटेड एज। तो दोस्तों इस दिन नेशनल साइंस डे, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेशनल, राष्ट्रीय
विज्ञान दिवस, ठीक है, याद रखिएगा 28 को डेट। अब यानी कि आपको क्या याद रखना है, डेट्स याद रखनी है कि डेट्स कौन कौन सी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस देखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन फोटॉन के विकिरण की घटना की खोज की थी, जिसे बाद में रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये साइंस का भी क्वेश्चन आ गया है यहाँ से, तो आपको ये देखना चाहिए, पूछ लेगा रमन प्रभाव की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक जो थे इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो याद रखेंगे। लिखा है बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, अब इनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो बस ऐसा पढ़ते रहिए आप लोग, तो जहाँ भी मिल जाए प्रश्न आपको तो आप वहाँ से आप पढ़ें, ठीक है। देखिएगा तो इसके आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे। देखेंगे बिना बोझ के सीखना, ये स्कूल की शिक्षा के लिए है। तो समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। उन्होंने वर्ष 1993 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी से स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है, यानी कि शिक्षण की गुणवत्ता से लेकर संबंधित था ये। स्कूली शिक्षा में परिवर्तनों के संदर्भ में इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषय वस्तु को पुनर्निर्माण किया जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि परीक्षार्थी स्व अधिगम तथा स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त कर सके। अब देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या तैयार करना है यहाँ से, कि जो आपका नया जो शिक्षा का नियम आया है, शिक्षण अधिनियम आया है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। साथ ही जो पुराने समितियां हैं जो बनी हुई हैं उनके बारे में आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सितंबर 1981 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वैक्स शिक्षा और प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी। कह रहा है सही जोड़ा कौन सा है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में की जाती है। आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE की स्थापना एक वैधानिक संस्था के रूप में, यानी कि कानूनी, वैधानिक मतलब कानूनी संस्था के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 को हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985 को हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1987 में देश के सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है दोस्तों, तो यह तमिल है, जिसे वर्ष 2004 में यह दर्जा प्रदान किया था। कब, 2004 में, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त 5 अन्य भाषाओं को भी शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। वे हैं संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 तथा ओडिया 2014। अभी करंट में और किसको मिला है, तो यहाँ आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। दोस्तों कुछ यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब कि आप बोलेंगे मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस, ये भी पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है मध्याह्न, बहुलांक, मध्यांक या प्रमाणिक विचलन। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमाणिक विचलन जो है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको आप SD कहते हैं, वह जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, यानी सेंट्रल टेंडेंसी की जो है माप नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको स्टैटिक्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। आइए अगला, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से शोध में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, शोध से संबंधित पूछे जाते हैं, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो उसका देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। अब आपको शोध के प्रकार यानी पढ़ने हैं कि क्या क्या शोध का प्रकार होता है। तो सहसंबंधात्मक शोध जो है, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध, प्रायोगिक शोध। तो जो यहाँ पर दो दोस्तों एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, यानी कि प्रायोगिक शोध, यह जो है वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। देखिएगा बाकी आपका कोरिलेशन रिसर्च और कंपैरेटिव रिसर्च एंड सर्वे रिसर्च, ये सभी आपका संबंधित है किससे, वर्णनात्मक शोध से, या इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
देखिएगा इसकी व्याख्या थोड़े से देख लेते हैं। सहसंभात्मक शोध, तुलनात्मक शोध तथा सर्वेक्षणात्मक शोध अप्रायोगिक शोध हैं। ठीक है, कैसे हैं? अप्रायोगिक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो वर्णनात्मक शोध के प्रकार हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान से सामाजिक समस्याओं का अपेक्षाकृत अधिक व्यापक व गहन अध्ययन किया जा सकता है। देखिए अब मेनली क्या है कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, जैसे जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं लगभग, तो जब वो पीएचडी करते हैं, जो अपनी रिसर्च करते हैं, जब थीसिस जिस चीज़ पे वो शोध खोजते हैं, तो उसमें जो है वो वर्णनात्मक शोध का प्रकार लेते हैं, या जिसमें जो है सामाजिक समस्याओं को चयन किया जाता है। ठीक है, प्रायोगिक शोध में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चरों तथा आश्रित चरों के मध्य क्या करते हैं? कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अन्य अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों की जांच करता तथा उपकल्पनाओं की वस्तुनिष्ठ परीक्षण करते हैं। मतलब उपकल्पनाओं का मतलब जो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस का क्या करते हैं? वो परीक्षण करते हैं, मतलब स्टेट चेक करते हैं। अब ये जब आप पढ़ेंगे, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पता होगा, तभी आप बता पाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यूजीसी से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट भी करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1956 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई। भारत सरकार के संसद अधिनियम ने इसे वर्ष 1956 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। वर्तमान में अब ये जो है इसके संस्था के चेयरमैन नहीं है फिलहाल। वर्तमान में कौन चेयरमैन है आपका यूजीसी का? तो आप बताएंगे कौन है चेयरमैन ऑफ यूजीसी। चलिए बता देता हूँ कि वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में है मिस्टर डीपी सिंह। ठीक है, डीपी सिंह इनको बोलते हैं, डीपी सिंह, या इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र पाल सिंह। कौन? धीरेन्द्र पाल सिंह। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को लगाना चाहिए, धीरेन्द्र पाल सिंह जो है इस समय चेयरमैन है। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर किसके पास है दोस्तों? आईआईटी मुंबई है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी खड़गपुर। तो दोस्तों यहाँ पर आईआईटी कानपुर के पास पहला सुपर कंप्यूटर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। चलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा 2014 में आईआईटी कानपुर के पास पहला शैक्षणिक संस्थान बना जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। अब देखिए ये 2014 का पेपर है, तो एक तरीके से देखेंगे तो ये करंट से एफिलिएटेड है, तो इसको साइंस एंड टेक में आप लोग इसको काउंट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से भी पूछता है। देखिए कंप्यूटर से क्या आया है? नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर के बारे में ज़रूर पूछता है। अगर बना हो तो आप लोग देखें, जो भी नए सॉफ्टवेयर्स बने हैं उसको पढ़ते रहें। मीडिया के लिए, नेत्रहीनों के लिए, किसानों के लिए या पर्यटकों के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर यह किसानों के लिए संदेश पाठक विकसित किया गया था। ठीक है, देखिएगा निरक्षर किसानों के लिए वर्ष 2014 में एक नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक को विकसित किया गया, यह उनकी सहायता हेतु उपलब्ध है। अब चूँकि ये भी करंट का ही क्वेश्चन, एक तरीके से आप लोग इसको उसी में काउंट कर लेंगे, लेकिन यह ज़रूरी है कि जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसके बारे में ध्यान देना है। हो सकता है कभी पूछ ले, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा। अगला देखिए ये कंप्यूटर में आया है। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हेतु प्रयुक्त की जाती है? देखिए दोस्तों, प्रोलॉग, फोर्ट्रॉन, सी, कोबोल। यह है प्रोलॉग है, फोर्ट्रॉन है, सी एंड कोबोल। दोस्तों इसमें जो प्रोलॉग है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि जिसको एआई, आजकल देखिएगा एआई टूल का जो है बहुत ही अधिकता से इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी सीएससी के स्टूडेंट्स हैं यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो लोग लेते हैं, तो उसमें एआई जो है अलग से एक कोर्स, मतलब इसमें भी एक पर्टिकुलर इसी में अब क्या है इंजीनियरिंग होने लगी है, यानी कि बीटेक होने लगा है। तो एआई बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह आज आने वाले दिनों में एआई का बहुत अधिकता से यूज़ होने वाला है और अभी भी हो रहा है। अगला देखिएगा, क्लास क्या है दोस्तों? क्लास क्या है देखेंगे। विद्यालयों में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, विद्यालयों में पूर्ण साक्षरता एवं अध्ययन, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षर एवं विद्यार्थी। दोस्तों ये भी जो है कंप्यूटर से संबंधित है, तो यह विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन से लिया जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ से मिलाते हैं और ये देखिएगा
इसको मैं आपको मिला दे रहा हूँ, एक सेकंड। हिंदी में आप लोग चाहे देख लें या तो इंग्लिश में, जिसमें आप लोग कहें उसमें मैं बता देता हूँ। रुकिए, यहाँ पर देख 15 से यहाँ से मिला लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। इनमें देखिएगा दोस्तों, ये जो MS-DOS है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा, यानी कि B का 4। तो देखिएगा B का 4। इसके बाद है आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसको बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है दोस्तों CPU को, CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी कि C का 2। इसके बाद है आपका फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको बोलते हैं? तो चार्ल्स बेबेज, यानी कि D का 1। और इसके बाद हैं ABC इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है प्रिंटर दिया हुआ है। इनपुट डिवाइस देखिएगा, यहाँ पर इनपुट डिवाइस अब प्रिंटर ही मिल पाएगा, लेकिन यह इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि क्या है, यह आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में जैसे उसका चिप हो गया वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो बाकी लेकिन यहाँ पर 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला ये देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। अगला है कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जोड़ा नहीं है, कौन सा जोड़ा नहीं? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2014, स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो यह इसका थीम है। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में यूज़ किया गया। श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थी। ओजोन छेद, यह यूरोप से ही केवल नहीं है, देखिएगा यह ओजोन छेद जो है आपका अंटार्कटिका से, ठीक है ना, अंटार्कटिका से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप पर्यावरण से समझ लेंगे उसको। ये भी देखिए इन्वायरमेंट से है। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महासागरों में। तो देखिएगा ये ग्लोब है, ग्लोब का जो ये है 0 लाइन है, इसके बाद ये आपका कर्क रेखा और मकर रेखा है। तो यही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, तो जैव पारिस्थितिकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर? यहीं पर पाई जाती है। बाकी ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, बाकी उसके ऊपर ये जो है शीतोष्णकटिबंधीय पाया जाता है। बाकी इसके जो और बीच बीच में जहाँ पर सागर हैं, महासागर वगैरह, तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान अधिक रहता है, यानी कि जैव विविधता अधिक होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को घोषित किया है। अब ये भी देखिए करंट का ही क्वेश्चन है, तो लेकिन यहाँ से पढ़ेंगे सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यानी कि GHNMP स्थित है। अब पार्क वगैरह भी आपको पढ़ना रहेगा, तो हिमाचल प्रदेश में है ये। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको देखिएगा मिलाना है, इसको भी छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए गौरा देवी है, इसके बाद पारिस्थितिकी है, ग्लेशियस, पृथ्वी दिवस है। तो पृथ्वी दिवस दोस्तों आपका 22 अप्रैल को सीधे सीधे, और मिलाइएगा आप लोग। गौरा देवी आपका चिपको आंदोलन से। ठीक है, गौरा देवी चिपको आंदोलन से। पारिस्थितिकी आपका हो जाएगा AG टॉन्सले, और ग्लेशियोलॉजी हो जाएगा ग्लेशियर से। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 जो भी मिल जाए तो उसको मिला लेंगे। डी का 2 है, फिर एक मिला लीजिएगा C का 1 और C का
एक, तो ऑप्शन यहाँ पर ए ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए दिया है, गौरा देवी, चिपको आंदोलन, पारिस्थितिकी, एजी टॉन्सले, ग्लोसियोलॉजी, ग्लेशियर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अंग्रेजी द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1892 में, 1905 में, 1911 में, 1927 में। तो दिल्ली को राजधानी बनाया गया जो है अंग्रेज़ी द्वारा 1911 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। जॉर्ज पंचम के सम्मान में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजधानी कलकत्ता को स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है, और 1912 में दिल्ली की राजधानी स्थानांतरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? सब बिल्कुल ऊपरी प्रश्न है बिल्कुल, तो उसको ध्यान रखना है। 1050 से 1205, 1526 से 1709, 1206 से 1526, तो 1719 से 1850। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1206 है और 1526 के बीच से जो है इसको सल्तनत कालीन व्यवस्था या सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1206 से 1526 ईस्वी तक काल को सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल के वंश क्रमानुसार इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्या है? गुलाम वंश है, जिसको 1206 से 1290। फिर आता है खिलजी वंश 1290 से 1320। फिर है तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश है 1414 से 1451। फिर लोधी वंश आ जाता है 1451 से 1526। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? ठीक है, कर्क रेखा के एकदम समीप है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, सबको पता होगा। जोधपुर, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर। तो दोस्तों तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा जो भी आपका ऊपरी है ज्योग्राफी उसको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर कलकत्ता जो है आपका कर्क रेखा से समीप में है। देखिए कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य होकर गुजरते हैं। कौन कौन से हैं वे? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख सकते हैं। प्रदत्त विकल्पों में कोलकाता 22.33 डिग्री उत्तर कर्क रेखा एकदम समीप से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? तो देखिएगा जब आप इसको पढ़ेंगे गंगा का उद्गम, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दिया है भाखड़ा नांगल बांध, उकाई बांध, नागार्जुन बांध, टिहरी बांध। तो दोस्तों यहाँ पर टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसको मिलाना है। नेक्स्ट को देखते हैं। दोस्तों दीन इलाही जो है यह सोचिए को 2 से दीन इलाही को जो है अकबर के द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद है दास वंश, इसके जो है संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और साइमन कमीशन आपका 1928, और औषधि है चरक औषधि है। ठीक है, तो मिला लीजिएगा। ए का 4, ए का 4 4 2 है, और बी का 1, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिएगा किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नाम पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को पढ़ा जाने लगा है? तो ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, संविधान में उल्लिखित संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, और कब? तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में 392 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं, 397 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं, 399 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों तो जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें 22 भाग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये पूछ लेता है। देखिएगा,
संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में जो है कुछ अनुच्छेद वगैरह जोड़े गए और निकाले गए, फिर क्या हुआ कि वहाँ पर 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी, कौन सी, 12 अनुसूचियाँ हो गई वो। आगे देखेंगे, रेनबो क्रांति संबंधित है दोस्तों, तो यह कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा ये भी कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। इंद्रधनुषीय क्रांति यानी कि रेनबो रेवोल्यूशन सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने से संबंधित है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगला देखिएगा, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी कहाँ पर? तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत पुराना दोस्तों। तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या भारत के सभी राज्यों में। तो गारंटीड रोजगार योजना का जो प्रारंभ किया गया था सबसे पहले, तो वह महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो कब? 1972 में। और इसके तहत क्या किया गया था कि काम के अधिकार के तहत यह जो है शुरू किया गया था। इसी को महत्व देते हुए यह योजना लागू की गई थी। वर्तमान में यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको आप लोग नरेगा बोलते हैं, अधिनियम में शामिल कर लिया गया है, जिसे वर्ष 2005 में अधिनियमित किया जाता है, यानी कि नरेगा जिसको वर्तमान में आप जानते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत अब यह जो कार्यक्रम है आपका गारंटीड रोजगार योजना, यह नरेगा के अंतर्गत आ गया है। अगर पूछा जाएगा सबसे पहले कहाँ पर ये स्टार्ट किया गया, तो आपका महाराष्ट्र में 1972। नेक्स्ट है, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से प्रभाव में आया था दोस्तों? तो 1 जनवरी 2010, 1 फरवरी 2010, 1 मार्च 2010 या 1 अप्रैल 2010। तो यह प्रभाव में आया था आपका 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ये कहाँ से आया? तो यह था आपका 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है, कौन सा? तो आर्टिकल है 21A, और इसमें क्या कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, ठीक है, सभी बच्चों को निःशुल्क प्लस अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और यह कब लागू हो जाता है? तो 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो जाता है। और अधिनियम कब प्रभाव में आता है? तो 2009 को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान देना। ये देखिए यहाँ है, संविधान संशोधन के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया। यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए प्रबंध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जिसे 1 अप्रैल 2010 में क्या किया गया? लागू किया गया। तो यही था दोस्तों आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर, यानी कि जीएस का पेपर, और ये 2014 का पेपर है। इसी तरीके से अन्य जो पेपर होंगे वो भी आपके सामने आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी एक वीडियो के साथ। आज सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।